स्वागत है, स्वागत है। आप तमाम बिहार दरोगा के प्रतिभागियों का स्वागत है सर्विस क्लासेज केजीजीपी। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार दरोगा 2023 को लेकर एडुटेरिया बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2023 को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट आ चुका है पूर्णतः परीक्षा के पैटर्न पर आधारित। और इस मॉडर्न सेट को एक डिटेल डिस्कशन के साथ, ऐसा डिस्कशन जो सिर्फ मैं करा सकता हूं, क्योंकि आपका भाई 2 बार बिहार दरोगा पास है, पीटी और मेंस दोनों दौर में डिस्क्वालीफाई है। तो हमने स्टार्ट कर दिया है बिहार दरोगा का यह मॉडल प्रैक्टिस सेट। और आपको पता ही है साथियों, हम आपको करवा रहे हैं ज्ञान बिंदु कौटल्या जीएस का भी प्रैक्टिस सेट डेली। और यह है आपका बिहार दरोगा और एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 1। और ये ऐसा डिस्कशन कराएंगे कि धुआं धुआं कर देंगे। और ऐसा डिस्कशन किसी और यूट्यूब के चैनल पर अगर आपको मिलता है तो आप उसे ज्वाइन कीजिए, एडुटेरिया बुक का। और अगर कहीं नहीं मिलता है तो अपने भाई के चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार दरोगा का पुलिस अवर निरीक्षक के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट जो 15 है, ये बहुत जल्द हम आपको करवा देंगे पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ। और आपको पता है कि आप यह चैनल जाना जाता है अपने डिटेल्स डिस्कशन के लिए। आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं साथियों, और आपको लेकर चलते हैं बिहार दरोगा की उस दुनिया में। और एक बात याद रखिएगा साथियों, सितारे सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते हैं, मेहनत करने वाले साथियों के कंधों पर भी सितारे चमक जाते हैं। तो मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, वैकेंसी आएगी। और जब आएगी तो जो उस समय पढ़ेगा उसका नहीं होगा, जो पहले से मेहनत कर रहा होगा, पसीना बहा रहा होगा, उसी का होगा। इसीलिए मैंने नारा दिया है, ये नौकरी हमारी है और दिल से यह नौकरी हमारी है, क्योंकि डबल स्टार का सपना है अपना, तो मेहनत करना ही पड़ेगा साथियों। तो आइए मेहनत के लिए जुड़ जाइए अपने भाई के चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी के साथ। और देखिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट यूटिलिटी सेट प्रैक्टिस। और इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है और 2 घंटा समय दिया जाता है। और 0.2 क्या है, 0.20 आपका निगेटिव भी है। ओके, निगेटिव के बारे में आपको पता है कि बिहार दरोगा में निगेटिव मार्किंग भी रहता है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। कंप्लीट जो है वो आपका क्या करना है इसका। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। पहले हम आंसर नहीं करेंगे, पहले चारों ऑप्शन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी? नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी साथियों। और सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नाली की एक उन्नत व्यवस्था थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़े, देखिए कुत्ते और बिल्ली को तो पालते थे, लेकिन घोड़ों का साक्ष्य कहीं से नहीं मिला है। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग, क्योंकि जो आपका है बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता दिखाया गया है, लेकिन घोड़े का अवशेष सिर्फ और सिर्फ लोथल से मिला है, और वो भी हमें लगता है कि अरब व्यापारियों के द्वारा आए हुए घोड़े का अवशेष था। और यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे, जो कि पूरी तरह से गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में कोल्डी हिवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चावल के साथ साथ जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। और जौ के साथ साथ आपके किसके साक्ष्य मिले हैं? गेहूं के भी साक्ष्य मिले हैं। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ चावल की खेती नहीं करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये कथन पूरी तरह से सत्य है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम था सिंडन सभ्यता। क्या नाम था? और सबसे पहले सूती वस्त्र को भी किसने बनाया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही बनाया था। और आपको ये जो सिंडन शब्द है, ये आपको मिस्र की सभ्यता के द्वारा दिया गया था, किसे? सिंधु घाटी सभ्यता को। ओके साथियों। और सिंधु घाटी सभ्यता का कार्य जो था वो 1700 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक था। ओके, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का काल था 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 17। और ये कैसी सभ्यता थी? ये आर्ध ऐतिहासिक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? आर्ध ऐतिहासिक। और अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता का मतलब क्या होता है कि इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इसकी लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और नहीं पढ़ा जा सकने के कारण इसे अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। लेकिन इस सभ्यता में आपको बहुत सारे जो अवशेष मिले हैं, उसी आधार पर इस सभ्यता को लिखा गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। और ये आपका सिंधु नदी के किनारे मिला है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। जैन धर्म के 23 तीर्थकर हुए थे और 24वें तीर्थकर अंतिम कौन हुए थे? महावीर। और महावीर के द्वारा जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास
नामक त्रिरत्न दिया गया। तो यही है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, KFC। इसको शॉर्ट में आप कहते हैं KFC। मतलब के से नॉलेज, एफ से क्या चीज, चरित्र फैक्टर, और सी से कैरेक्टर। तो ये जो है नॉलेज, नॉलेज आचरण, और क्या है फेथ। नॉलेज, के से नॉलेज, एफ से फेथ, और सी से ये KFC जो है ये जैन धर्म के द्वारा दिया गया था। और महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में, 599 या 540 ईस्वी पूर्व में कहा हुआ था, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनकी, ये इन्होंने ही क्या किया था, बौद्ध जैन धर्म की स्थापना की थी। और इन्हें कैबल्य की प्राप्ति जो है वो साल वृक्ष के नीचे हुआ था साथियों। ओके, कहता है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। आपको पता है चोल वंश की स्थापना किसने की थी, विजयालय ने की थी, विजयालय। और चोल वंश का कार्य, चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र चोल और राजा रोज चोल, जिन्होंने श्रीलंका तक को और उधर मलाया प्रदेश तक को भी जीत लिया था। और ये जब जैन संस्थान और जो दान दान करते थे उसे कहा जाता था पल्ली छंदनम। क्या कहा जाता था, पल्ली छंदनम कहा जाता था साथियों। ओके, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। विशाख दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस लिखा गया है ये किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस। और तेलुगु साहित्य का जो स्वर्णिम काल है यह पांड्य शासन को कहा जाता है। और हिंदी जो है, ये हिंदी जो है आपका पहली बार हिंदी का जो उद्भव है ये अकबर के शासन काल में, यानी कि मुगल साम्राज्य के समय स्टार्ट हुआ था हिंदी का। और हिंदी के प्रसिद्ध कवि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जिन्होंने हिंदी को पहली बार रूबरू करवाया था भारतीय जनमानस से। इनमें से किस शासन शासक के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी हुआ। तो रुपया, चांदी के सिक्के को रुपया के रूप में जारी किया था कौन, शेरशाह सूरी। और यहीं से आपका रुपया सिंबल भी आया। और चांदी और तांबे के सिक्कों को किसने कहा था, इसे ने कहा था दाम, शेरशाह सूरी ने। तो सबसे पहली बार रुपया को शेरशाह सूरी ने, और शेरशाह सूरी का कार्यकाल 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक था। और 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी कालिंजर अभियान के दौरान, हुक्का नामक आग्नेय चढ़ा रहा था। और शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान था साथियों। और शेरशाह जो है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और इसका जो कब्र है आपका सासाराम में है। और सासाराम में इसके कब्र को जो है लॉर्ड कनिंघम ने ताजमहल से भी खूबसूरत कीर्ति कहा है। तो ये डिटेल डिस्कशन आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे मिल रहा है। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और इल्तुतमिश को आपको पता है कि गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश ने ही भारत में मुगल साम्राज्य गुलाम वंश की वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। और अकबर महान है, अनपढ़ व्यक्ति था लेकिन महान था। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु, एक बात ऐसा व्यक्ति था गयासुद्दीन तुगलक और चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके पास राजप्रसाद था। और इसी राजप्रसाद में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। राजप्रसाद मतलब लकड़ी का महल। निम्न में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। देखिए, मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व की शुरुआत औरंगजेब के शासनकाल में होती है। क्योंकि औरंगजेब के शासन काल में ही क्या होता है कि, और जो मराठा साम्राज्य था जो उसमें भाग कर गया था कौन, औरंगजेब का बड़ा पुत्र अकबर द्वितीय, और उसको शरण दे दिया था साहू जी महाराज। इसलिए उसी का पीछा करते औरंगजेब जाता है। और उसके बाद क्या होता है, पूरा विवाद स्टार्ट हो जाता है। और शिवाजी के को भी कैद कौन करता है, शिवाजी को भी कैद करता है आपका औरंगजेब ही। लेकिन शिवाजी क्या होता है, औरंगजेब के आगरा के जो है किले से किसी तरह टोकरी में बैठकर भाग निकलते हैं। तो शिवाजी और शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में 1664 और 1674 ईस्वी में 2 बार सूरत की लूट की थी, जिसमें मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया था और लगभग करोड़ों रुपया उस समय लूट लिया था किसने, शिवाजी ने। ओके साथियों, बाद में किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है। अस्थायी स्वशासन का मतलब है नगर पंचायत और नगर निगम जो आया था वो उसका पिता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा जाता है साथियों, क्योंकि लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में नियमित जनगणना भी हुई थी। और लॉर्ड रिपन के कारण शासन काल में पहली बार पंचायत समिति की स्थापना भी हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति थी। और सहायक संधि की नीति के तहत इसने सबसे पहले किसका साथ किया था, तो सबसे पहले हैदराबाद के साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि किया था। लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 की स्वतंत्रता क्रांति, उस समय लॉर्ड कैनिंग ही क्या था, भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ, तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय सबसे लास्ट में वर्ष 1856 में हुआ। और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो है राज्य हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने है जो इसे किसके कुशासन के आधार पर अवध का क्या कर लिया था, विलय कर लिया था। बोला कि अवध में क्या है, कुशासन फैल गया है और अवध के नवाब को हटा दिया। फिर जब विद्रोह हुआ तो बिजरिस कादर की मांग
कौन सी महक परी, जिसे महक परी के नाम से जाना जाता है, हजरत मोहम्मद अली, हजरत बेगम महल ने क्या किया था? 1857 बेगम महल ने 1857 के विद्रोह में अवध से नेतृत्व प्रदान किया था। इनमें से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को ही साथियों आपका क्या मनाया गया था? तो रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। और ये रक्षाबंधन दिवस मनाने का सलाह कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन बंगाल विभाजन के विद्रोह में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। और 7 अगस्त को, कब? 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल से, कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी मीटिंग रखी गई थी और उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका क्या किया था? तो इसका नेतृत्व प्रदान किया था। तो ऐसा डिस्कशन क्या आपके यूडिटेरिया बुक में है साथियों? चाहिए यूडिटेरिया बुक खरीदिए और ऐसे डिस्कशन को ढूंढिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा साथियों। और यूट्यूब के किसी भी चैनल पर ऐसा डिस्कशन नहीं मिलेगा, संभव ही नहीं है। किसी व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले व्यक्ति थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने इसे रंगून टीवी से, रंगून टेलीविजन पर जब आजाद हिंद फौज जब भारत में आक्रमण करने वाला था, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? रेडियो पे एक भाषण प्रस्तुत किया था जिसमें वो भारतीयों से सहयोग मान रहे थे। तो उन्हीं से जब पूछा गया कि आपका राष्ट्रपिता के बारे, आपका महात्मा गांधी के बारे में क्या विचार है, तो उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता है। तो व्यंग के रूप में कहा था या कैसे कहा था, लेकिन पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। बदले में महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। क्या कहा था? देशभक्तों का देशभक्त, देशभक्तों का देश भक्त कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने। किसे? सुभाष चंद्र बोस को। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार गांधी जी को क्या कहा था? बापू कहा था। बापू बापू बापू। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? राजनीतिक गुरु थे साथियों। क्या ऐसा डिस्कशन मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में पुणे में हुई थी। कहां हुई थी? पुणे में। और इसी समाज के द्वारा आपका क्या किया गया था? ज्योतिबा फुले ने पहली बार, और इन ज्योतिबा फुले की एक प्रसिद्ध रचना भी थी इस समय, जो कि बिहार दरोगा में पूछा गया, वो क्या था? गुलामगिरी। क्या था? गुलामगिरी। और गुलामगिरी में इन्होंने जो है ब्राह्मणवाद पर कुठाराघात किया था, और इन्होंने ब्राह्मणों को आड़े हाथों लिया था और दलितों के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया था। और ज्योतिबा फुले से बापटे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी क्या थे? प्रेरित थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1870 में क्या किया गया था? तो उसने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1870 में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और महादेव गोविंद रानाडे को आपका बंबई का सुकरात कहते हैं। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो अटला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था साथियों आपका इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा। किसके द्वारा? इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था, जिसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर खिलजी वंश पर की गद्दी पर स्थापना क्या क्या था? अधिकार किया था। यह क्या करता था? 1/2 भाग लेता था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा कौन स्टार्ट किया था? अलाई दरवाजा कौन बनाया था? अलाई दरवाजा। और आपको पता है कि अलाई दरवाजा प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा हुआ है कि कुतुब मीनार का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो क्या है? तो कुतुब मीनार का मुख्य प्रवेश द्वार है ये अलाई दरवाजा, जिसे किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था साथियों। और अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति था मलिक काफूर, जो कि एक इंपॉर्टेंट था, छक्का था। और उसी ने क्या किया था? दक्षिण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो भारतीय संविधान जो है ये आर्टिकल 16 के तहत, आर्टिकल 16 में अवसर और प्रतिष्ठा की समानता का विचार देता है साथियों। ओके। इनमें से किसी भी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में के मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और पहली बार इसे जोड़ने का सलाह दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने। और इसी स्वर्ण सिंह समिति के साथ 10 गो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां मूल कर्तव्य फिर 2002 में जोड़ा गया है साथियों। और मल्होत्रा समिति का संबंध बैंकिंग से है, और अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। और इसका स्थापना जो है 1977 में हुआ था। और इसने बताया था कि 2 स्तर पर क्या कीजिए? प्रयत्न थी। और नरसिम्हन समिति का संबंध भी कर सुधारों से। अनुसूचित
जनजातियों के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? यह जो शक्ति है साथियों, यह पूरी की पूरी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। कोई भी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं, इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति को यह सलाह कौन देता है? तो गृह मंत्री देता है या गृह मंत्रालय देता है। ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? ग्राम सभा जो है कि गांव का क्या है, एक प्रत्यक्ष सभा है जहां पे आप क्या कर सकते हैं कि ग्राम के किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श कर सकते हैं। और इसमें 18 वर्ष से अधिक वो सभी व्यक्ति जो कि ग्राम पंचायत के सदस्य, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल है, वो सभी क्या है? ग्राम सभा के सदस्य। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? आपको पता है साथियों कि भारत में जो है मंत्रिपरिषद और मंत्रियों की संख्या का कोई निर्धारण नहीं था, और जिस वजह से क्या होता था कि बहुत सारे व्यक्ति मंत्री बन जाते थे और फिर उसे मंत्री को मिलने वाला सारा प्रोटोकॉल मिलता था और भारत के राजस्व की बहुत हानि होती थी। इसलिए 2003 में जो है 51वां संविधान संशोधन किया गया, किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और इसमें कहा गया कि अधिकतम जो है आपका कितना सदस्य हो सकता है? 15% सदस्य मंत्री हो सकता है। और न्यूनतम जो है, न्यूनतम अगर मान लीजिए किसी राज्य में ये 15% या 15% या 12, तो जैसे दिल्ली में है तो कितने मंत्री होंगे? 12 मंत्री होंगे। और केंद्र सरकार में कुल कितना सीट है? 543 सीट है, तो उसका 15% क्या हो सकता है? मंत्री हो सकता है साथियों। इससे ज्यादा मंत्री नहीं बन सकता है। और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। ये आपका किसके तहत किया गया? 51वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। और 53वां संविधान संशोधन के तहत साथियों आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ओके साथियों, और एक बात ऐसा संविधान संशोधन है, 99वां संविधान संशोधन, जो कि कोलोजियम के लिए था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? रद्द कर दिया है साथियों। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वो ऐसी संस्था जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक संस्था नहीं कहते हैं। और नीति आयोग जो है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये कैसी संस्था है? वैदिक संस्था है, वैधानिक संस्था है, क्योंकि ये कानून के तहत बनाया गया और ये 1 जनवरी 2015 से इसके लागू किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। संघ लोक सेवा आयोग संविधान में है, राज्य लोक सेवा आयोग भी है और वित्त आयोग तो है ही आर्टिकल 280 के तहत। ओके। और 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो कल ही आपको जो कराया गया है ज्ञान बिंदु का, उसमें आपको ये डिटेल से बताए थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद का उपसभापति जो था वो कौन था? तो वो था आपका जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सूचना प्रसारण एवं गृह मंत्री थे। श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। क्या थे? कृषि मंत्री। बाद में ये क्या बनेंगे? भारत आजाद होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो आपको पता है कि 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां के उच्च न्यायालय है, और वो है J&K और दिल्ली। J&K की स्थापना 1928 में ही हो गई थी दिल्ली, और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी दिल्ली उच्च न्यायालय की। और ये प्रावधान है अनुच्छेद 241 में। किसमें? अनुच्छेद 241 में है साथियों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कहता है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का ना शपथ ग्रहण होता है और ना ही लोकसभा स्पीकर का कोई विशेष प्रावधान होता है। ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से चुन लिया जाता है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला कहाँ के हैं ये? तो ये आपके कोटा शहर के क्या है? संसद हैं। और वही और संसद के रूप में ये शपथ लेते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को। किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। ओके, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। और जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ये आपके संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आने वाले मामले हैं साथियों आपको मूल अधिकार का परिवर्तन। और मूल अधिकार का परिवर्तन आर्टिकल 32 और आर्टिकल 200 किसके तहत? 264 के तहत। ये आपका क्या है? 32 के तहत आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में। और 264 के तहत आप राज्य के उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। और इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही भारत का संविधान का सबसे मूल अधिकार कहा था। केंद्र जो कहता है स्वर्ण त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल, ये भी क्वेश्चन जो है आपका ये 22-24 बिहार दरोगा मेंस में पूछा हुआ है। एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश त्रिभुज का भाग नहीं है? इस त्रिभुज के ट्रायंगल में भाग है लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। कंबोडिया इसका भाग नहीं है। कंबोडिया इसका भाग नहीं है साथियों। और ये सभी क्या है? इसका भाग है। ठीक है ना।
तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत के लिए राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही आपके महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से वापस भारत आए थे। और इस बार का जो सम्मेलन है ये कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। 2023 का जो सम्मेलन है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 ये इंदौर में हुआ था। इस बार इसका थीम क्या था कि भारत के बढ़ते विकास में प्रवासी भारतीयों का योगदान। लोसांगू त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसांगू जो त्योहार है साथियों ये आपका कहाँ लोकप्रिय है? बिल्कुल सही है, सिक्किम में लोकप्रिय है। और लोसांग महोत्सव भी मनाया जाता है सिक्किम में। ओके, ठीक है। एनएक्स कप किस खेल से संबंधित है? एनएक्स कप का संबंध है बैडमिंटन से। किससे है? एनएक्स कप का संबंध है आपका बैडमिंटन से। सूरज ताल झील, तो जितना भी ताल आ जाए, सूरज ताल झील, घोटक ताल झील, लोक ताल झील, ये सारे ताल वाले झील हमारे कहाँ है? तो बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही है। ताल वाले जितने भी झील है हिमाचल प्रदेश में है। और इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए इकोसिस्टम कहाँ है? जहाँ जैव मंडल, जहाँ क्या हो, जैव मंडल हो, जल मंडल हो, स्थल मंडल हो, वायुमंडल हो, तीनों जहाँ मिलता है वहां पर इकोसिस्टम का विकास होता है। और वहीं पर जीवों का विकास होता है। तो आइए देखते हैं इकोसिस्टम का क्या है। पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? बिल्कुल ही सही जवाब है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। जहाँ जीव रहता है उसे क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होने चाहिए? पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए वन नीति में कहा गया है कि लगभग 33.33% क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। और भारत में अभी वर्तमान में कितना वन है? तो 24.64% ही वन है। ओके, और बिहार में तो इसका भी कम है, मात्र 7%। क्या है? वन है बिहार में। एपीफाइट पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे में निर्भर रहते हैं। तो एपीफाइट क्या है साथियों? बिल्कुल सही। तो एपीफाइट क्या है? यांत्रिक मदद हेतु क्या होते हैं? दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य 1994 कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कंचनजंगा 2000 में होगा, 2002 में नहीं होगा। तो सुमेलित नहीं है। ये कहाँ है? आपका सिक्किम में है। ठीक। नौकरेक 1978 ये कहाँ है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है नौकरेक। और पन्ना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है 2011। तो यही आपका सुमेलित नहीं है। कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? सिक्किम में है। और कंचनजंगा भारत की सीमा के अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है? क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना है केरल हाईकोर्ट। और केरल हाईकोर्ट ने ही पहली बार डिजिटल जो है ये क्या किया था? अपना सुनवाई भी स्टार्ट किया था। किस राज्य सरकार द्वारा स्वैस ऐप जारी किया गया था? यह जो ऐप है यह जारी किया गया है आपका किसके द्वारा? तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। ठीक है। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के साथ किया है? तो संगम नौसेना आयोग का आयोजन भारत ने अमेरिका के साथ किया है। भारत और अमेरिका के साथ वज्र प्रहार भी होता है। क्या होता है? वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भी होता है। और इसके साथ क्या होता है? मालाबार भी होता है। मालाबार, मालाबार तो खास करके क्या है? जितने भी भारत के और भारत और क्वाड के देश हैं उन सबों का एक साथ का क्या है? सैन्य अभ्यास है। और इस बार का जो मालाबार सैन्य अभ्यास है वो कहाँ हुआ है? जापान में हुआ है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। और इसमें शामिल होने वाला जो है 187वां देश क्या है? टोंगा है। टोंगा टोंगा टोंगा। और भाइयों आप टोंगा देश की राजधानी लिखिए कमेंट बॉक्स में। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? एस जयशंकर ने, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर फिजी में इसका क्या क्या संस्करण में सम्मिलित हुआ। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की, आपको पता है कि तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया इसमें लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हो गई। तो भारत ने इसके लिए अपना जो दल भेजा था उसे किसके तहत भेजा था? ऑपरेशन दोस्त के तहत भेजा था। और भारत ने ऑपरेशन गंगा किसके लिए चलाया था? तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर लाने के लिए, भारतीय छात्रों को बाहर लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का मतलब है कि सबसे ज्यादा पावर आग लगाने का या युद्ध करने का किसके पास है? तो अमेरिका के पास है साथियों। अभी ग्लोबल फायर इंडेक्स में क्या है? अमेरिका नंबर 1 पर है। तथा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आईएमएफ के द्वारा भारत का विदेश जीडीपी विकास दर 6 से
6.8% रहने का अनुमान है। और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीडीपी क्या होता है, तो भारतीय सीमा के अंदर एक वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो ये तो सभी जानते हैं कि दूध उत्पादन में भारत का स्थान पूरे विश्व में पहला है और दूसरे नंबर पर डेनमार्क है। और आपको पता है कि बिहार का स्थान दूध उत्पादन में दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश के बाद। ओके, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध है साथियों आपका किससे? कुश्ती से, कुश्ती से, कुश्ती से। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है साथियों? ये चुना गया आपका हैरी अलाउस को। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक है सलमान रश्दी। कौन है? सलमान रश्दी जी हैं। और ओके, और अंबेडकर हुए लाइव के लेखक कौन है? शशि थरूर जी हैं। ठीक है ना। और विश्व कैंसर दिवस का 2023 का थीम क्या था? तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम था इस बार क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इस बार की क्या थी? थीम थी साथियों। ओके, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापित किया गया था। तो ये स्टैच्यू वाला क्वेश्चन हर सेट में एक एक है, तो आपको डिटेल से मिल जाएगा। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है ये आपका महाराष्ट्र में था। कहाँ था? महाराष्ट्र में। और ये 70 फीट की ऊंची प्रतिमा है। और नॉलेज दिवस किसके जन्म दिवस मनाया जाता है? 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हीं का है। और ये 70 फीट की प्रतिमा बनाई गई है। लेकिन अंबेडकर की उससे भी ऊंची प्रतिमा अभी हाल ही में 14 अप्रैल को बना दिया गया है। कहाँ? तो तेलंगाना में। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हुसैन सागर झील के पास इनके प्रतिमा का अनावरण किया है। जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर था नई दिल्ली। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन से सही सुमेलित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अभी वर्तमान में कुल 13 राज्यों के राज्यपाल को बदला गया है, जिसे मैं आपको डिटेल डिस्कशन के साथ अपने पिछले पिछले वीडियो में करा दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के बने हैं केपी पारनाइक, मेघालय के बने हैं फागू चौहान जो कि पहले क्या थे? बिहार के थे। और बिहार के बन गए हैं राजेंद्र आचरेकर। ओके, और झारखंड के बने हैं सीपी राधाकृष्णन। सही है। और महाराष्ट्र के बने हैं गणेश लाल नहीं, महाराष्ट्र के बने हैं आपके कौन से? रमेश बैस जी बने हैं। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? गलत सुमेलित है। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये क्वेश्चन भी मेरे जो ज्ञान बिंदु का सेट है उसमें आया था। तो तुलसीदास जी का निधन हो गया, ये इनका संबंध किससे था? तो खेल से था, खेल से था, खेल से था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं संगीता वर्मा। कौन बनी है? संगीता वर्मा। अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अंतरराष्ट्रीय धर्म धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है भोपाल में। कहा किया गया है? इंदौर की राजधानी भोपाल। हाल में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो दयानंद सरस्वती जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी, जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, ये इनका जो है कौन सा? तो हाल ही में आपको पता होगा कि हरियाणा में मनाया गया था इनका 200वां जयंती। कौन सा? 200वां जयंती मनाया गया था आर्य समाज का। ओके साथियों, अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? तो दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके, और नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल के राष्ट्रपति अभी हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं साथियों आपके कौन? तो रामचंद्र पेडोल। और हाल ही में किस राज्य में आओसांग उत्सव मनाया गया? तो ये आओसांग उत्सव जो है ये मनाया गया आपका मणिपुर में। और मणिपुर में कौन सा झील है? तो लोकटक झील है साथियों। और मणिपुर में अभी जो है ये नॉर्थ ईस्ट की देश राज्य है। हमारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये इस बार मिला है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बन गई है? तो सुरेखा यादव जी बन गई है। कौन बन गई है? सुरेखा यादव जी। रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और मार्च अप्रैल में क्या होता है? काटा जाता है। और मार्च से जुलाई तक बोया जाता है आपका खरीफ फसल। और अप्रैल और जून में तक बोया जाता है आपका यह चीज क्या? जायद फसल। और गेहूं, सरसों, ये सब कैसी फसल है? रबी फसल है। धान कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। जूट उत्पादन में अग्रगण्य राज्य है? तो जूट उत्पादन में अग्रगण्य राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। और भारत का जो 90% जूट है इसका उत्पादन पश्चिम बंगाल से होता है। और बाकी का जो 10% है ये कहाँ से होता है? बिहार से होता है। और बिहार के किस जिले से होता है? तो पूर्णिया
और कटिहार से होता है, पूर्णिया और कटिहार से होता है। याद रखिएगा साथियों, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो आपको पता है कि भारतीय राज्य तो म्यांमार से लगने वाला जो है ये देखिए आपका ये अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है और ये भारत और म्यांमार के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है आराकाम योमा। आराकाम योमा, तो आराकान योमा के द्वारा भारत और म्यांमार अलग होता है। सर्वाधिक सीमा किसकी लग रही है? तो अरुणाचल प्रदेश की लग रही है। और 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद क्या है मणिपुर और मिजोरम। ठीक है ना? तो असम की सीमा तो म्यांमार के साथ लगती ही नहीं है साथियों। ओके, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो भारत में उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और ये विक्षोभ कहाँ से आता है? तो भूमध्य सागर से आता है, भूमध्य सागर से। और ये प्रश्न जो है आपका बिहार दरोगा में पूछा हुआ है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है ये अपना जो है जल कहाँ से ग्रहण करता है? भूमध्य सागर से करता है। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो कॉफी पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है ब्राजील के सेंटोस को, क्योंकि ब्राजील के सेंटोस में क्या होता है? सर्वाधिक कॉफी का निर्यात होता है यहाँ से। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी चोटी जो है ये कुमायूं हिमालय का भाग है। और नंदा देवी चोटी जो है ये आपका कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही, उत्तराखंड में स्थित है साथियों। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, प्रबाल द्वीप है। और ये प्रबाल द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में। और ये कोरल द्वीप है, कैसा द्वीप है? कोरल, और कोरल द्वीप है। और साथ ही साथ जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोरल द्वीप कौन है? तो ये जो है आपका क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है, जो कि 2446 दरोगा के पीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। दूध गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो दूध गंगा जिसकी सहायक नदी है वह चेनाब, और चेनाब पर ही विश्व का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज, रेलवे ब्रिज बनाया गया है चेनाब पर। मांडवी जो है ये गोवा में स्थित है। ओके, और झेलम जो है, झेलम किसकी सहायक नदी है? तो झेलम और चेनाब दोनों संयुक्त रूप से सिंधु की सहायक नदी है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है भार का एसआई मात्रक? न्यूटन। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का। तो याद रखिएगा साथियों, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। और बल का एसआई मात्रक भी क्या होता है? न्यूटन और डाइन ही होता है। 66 का तो बी दिया हुआ है किलोग्राम, भार का एसआई मात्रक किलोग्राम। देख लीजिएगा साथियों, एक सेकेंड, हो सकता है कि इसका हम सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इनमें से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र में पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल समतल दर्पण लगा रहता है। और पेरिस्कोप द्वारा, और ओडोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? दूरी। पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान, एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति का मापन किया जाता है। अधिक कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उस क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका उसका क्या होगा? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, और उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। चलिए, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दो कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है बीच की दूरी के बढ़ने के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे ही आपका दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन ने कहा था साथियों कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के बढ़ने के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उत्प्रेक्षा बल और भार कार्य करते हैं, तो उत्प्रेक्षा बल और भार जो है ये नीचे की ओर कार्य करता है। किधर कार्य करता है? नीचे की ओर कार्य करता है। और हमें और नीचे की ओर के साथ साथ क्या करता है? विपरीत दिशा में कार्य करता है। उत्प्रेक्षा बल और भार, सॉरी, उत्प्रेक्षा बल का मतलब क्या? उत्प्लावन बल और भार ये हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। उनमें से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता क्या नहीं है साथियों? जिसे माध्यम जो है ये तरंग की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी का बर्फ बनना, बर्फ और बर्फ से फिर पानी बनाया जा सकता है, तो ऐसे इसको क्या कहते हैं? भौतिक। और जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कागज का जलना, कागज का जलना, दूध का फटना, दही, दूध का दही में परिवर्तित होना, ये सब हमारा क्या, कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, पेट्रोलियम का जलना, ये सब कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? परमाणु को अविभाज्य सिद्धांत को किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। वो बात अलग है कि गोल्डस्टीन ने बाद में, रदरफोर्ड ने क्या किया था? परमाणु के नाभिक का खोज किया था। और बोर ने बोर बॉडी मॉडल दिया था, बोर मॉडल्स। इनमें से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में जो होता है वो है गैलियम। क्या है?
गैलियम और जर्मेनियम, ये जर्मेनियम क्या है, तो ये आपका अर्ध धातु है, ठीक है। इनमें से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो किसी आपको पता है कि धातुओं में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, तो इलेक्ट्रॉन एक त्यागेगा, तीन त्याग देगा, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन जब रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ऐसे लेने वाले क्या कहलाते हो, धातु। तो ये धातुओं का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, और 2 और 6 किसका है, तो ये आपको पता है, वो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। इनमें से किस एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता का माना जाता है, में किसे एक तत्व के भार की तुलना में मूल विशेषता माना जाता है, ये माना जाता है साथियों आपको किसी परमाणु क्रमांक को। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा साथियों, कम हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है साथियों, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह गैस का लवण है। जैसे पीएच मान 0 हुआ, समझ जाइए वो एकदम कमजोर नहीं, बल्कि बहुत ही तगड़ा क्या है, सशक्त एसिड है, और क्या है, कमजोर बेस है। सशक्त एसिड है और कमजोर बेस है, सशक्त एसिड है और कमजोर बेस है साथियों। ओके, कहता है जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, तो जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में तो जल में OH प्लस आयन देता है, और अम्ल जो है H प्लस आयन देता है। जल में क्षार जल में H प्लस आयन नहीं, क्षार जल में OH प्लस आयन देता है, ये सही है, ठीक ना। और जो है अम्ल जो है जल में OH प्लस नहीं, अम्ल जो है जल में H प्लस आयन देता है, क्या देता है, H प्लस आयन देता है। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है, तो उसका नाम है हीलियम। क्या नाम है, हीलियम है। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है, निष्क्रिय गैस है। धातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है, धातुओं का व्यापक उपयोग जो है आपका होता है खाद में। किसमें होता है, खाद में होता है। और नाइट्रोजन युक्त जो है खाद बनाया जाता है, एनपीके। एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसी को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट और या नमक भी कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन निम्न में से, तो रक्त विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है, रक्त विज्ञान का अध्ययन। और हड्डियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और पौधे के प्रजनन की प्रणाली का अध्ययन जो है ये किसके तहत किया जाता है, बोटनी के तहत किया जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, तो पानी की कमी के कारण कोशिका की संकुचित भित्ति से ये प्लाज्मोलिसिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्लाज्मोलिसिस। हमारे शरीर में बासा संचायक ऊतक कौन सा है, तो हमारे शरीर में बासा संचायक ऊतक है एपिटोज ऊतक। क्या है, एडिपोज ऊतक है। अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं साथियों आपका विभेदन। क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है आपका क्या चीज साथियों, बिल्कुल सही जवाब, कार्बन। कार्बन, इसलिए हम लोग पादप के मरने के बाद कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं। ओके, और जो है नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज्यादा है 78%। और मैग्नीज जो है ये किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, सॉरी मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg पाया जाता है। निम्न में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया था, ये ग्रेगर मेंडल ने दिया था। और किसका किया था, तो ग्रेगर मेंडल महोदय ने जो है ये मेटर के पौधे पर ये किए थे। जोक निम्नलिखित में से किस संघ के संबंधित है, तो जोक जो है एनालिटा संघ से संबंधित है। किसके साथ संबंधित है, एनालिटा से संबंधित है। निम्न में से किसमें हेमोडोंट पाया जाता है, हेमोडोंट जो है दांत है ये मछलियों में पाया जाते हैं। किसमें पाया जाते हैं, मछलियों में हेमोडोंट। और डायटोडोंत कहाँ पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जी अम्ल कौन सा होता है, तो मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जी अम्ल जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl। और ये कहाँ निकलता है, आमाशय में। इसका पीएच मान कितना होता है, 1 होता है साथियों। ओके, पता नहीं से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, तो आप देखिए चेचिक विषाणु जनित है। और क्या है, तपेदिक जो कि आपका जिसको आप लोग टीबी कहते हैं, तो टीबी जो है आपका ये क्या है, जीवाणु जनित रोग है। क्या है, जीवाणु जनित रोग है। बाकी जो है चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, खसरा, ये सभी क्या है, जीवाणु जनित रोग है। 1949 में भारत सरकार अधिनियम, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष
निम्नलिखित में से कौन था? तो ये जो है अध्यक्ष कौन था साथियों? ये अध्यक्ष थे आपके पीसी मोहन वालिस। और पीसी मोहन वालिस के जन्म जयंती पर ही आपका क्या मनाया जाता है? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और भारत में जो है जो योजना आयोग की स्थापना थी वो पीसी मोहन वालिस के सहयोग से ही हुआ था। नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। यह स्थित है आपको हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहता है निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है किसका साथियों? बिल्कुल सही जवाब, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का। किसका? औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का किया जाता है। आइए आपको 4 सवाल क्या है गणित के हैं, और ये गणित के सवाल को हम लोग क्या करते हैं डिटेल से देख लेते हैं। पहला सवाल है साथियों, यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती x है तथा 24 और 36 का तृतीय अनुपात y है तो 6x, तो मध्य अनुपात क्या होता है साथियों? तो मध्य अनुपात होता है रूट अंडर ए बी। तो रूट अंडर ए बी क्या है? 39 गुना 156, और x का रूट निकालेंगे तो कितना रूट आएगा साथियों? तो इसका रूट आएगा 78। कितना आएगा? 78 आएगा, क्योंकि यहाँ 13 है। इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको तोड़ दीजिएगा, 13 गुना 3 और फिर क्या होगा गुना 2 गुना 52 78। और तृतीय अनुपात क्या होता है? तो ए बी बटे 2 होता है, तो 36 गुना 36 x बटे 2, जिसका कितना मान आ जाएगा 54। और कहता तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा साथियों। कहता है विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटे है, और विश्राम सहित बस की गति कितना है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक घंटे में कितने समय के लिए क्या रुका? तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 से 64 में से 48 घटाइएगा, ऐसे तो निकलेगा नहीं। कैसे निकलेगा? तो विश्राम के 1 घंटे में रुकने की दूरी क्या होगा? 64 माइनस 48, तो 64 घंटे माइनस 16 किलोमीटर, और कितना होगा? 16 किलोमीटर अंतर आ रहा है। और 1 घंटे में तो 16 किलोमीटर अंतर, इस दूरी को तय करने में लगा समय कितना होगा? तो 16 बटे 64 गुना 60, 16 बटे 64 गुना 60 यानी कि 15 मिनट। तो कितना मिनट का? तो 15 मिनट का अंतर आ रहा होगा। यदि देखिए क्या है, यदि 2 प्लस रूट 3 ए बराबर 2 माइनस रूट 3 बी बराबर 1, तो क्या है 1 बटा ए बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या होगा? 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी बराबर क्या होगा? तो 1 बटा ए बराबर होगा 2 प्लस रूट अंडर 3, 2 प्लस रूट अंडर 3, और 1 बटा बी बराबर क्या होगा साथियों? तो 1 बटा बी बराबर होगा 2 माइनस रूट 3। अब इसको आपको पुट करना है 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी, तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, तो 2 कट जाएगा, और रूट 3 कट जाएगा, और 2 सॉरी रूट 3 प्लस में है, रूट 3 माइनस में, तो रूट 3 और 2 क्या उतना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 4 हो जाएगा। 3 साझेदार ए बी सी क्रमशः 40,000, 38,000 तथा 42,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ करते। एक वर्ष के अंत में इतना रुपया लाभ होता है, ए का लाभांश कितना होगा? देखिए इसका सही जवाब कितना होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा 18,400 रुपया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार को 71% मत मिलता है तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। 71% मिला और 756 से जीत गया, तो देखिए कितना ज्यादा मिला इसको। 71%, इसको कितना मिला? 29% मिला। 71% इसको मिला तो 29% किसको मिलेगा? उसको। तो प्रतिशत में यह अंतर कितने का है? तो प्रतिशत में यह अंतर है 42% का, और 42% का मान कितना है? 756। तो 100% का मान कितना होगा साथियों? 100% का मान होगा 1800। कितना होगा? 1800। इस तरह से आपको हमने कराया एडुटेरिया का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का डिटेल एनालिसिस, और ये डिटेल एनालिसिस जो है आपको बहुत मदद पहुंचाएगा। तो बिहार दरोगा 2023 के लिए एडिटोरिया मॉडल प्रश्न पत्र एक जो का है, एक अलग अंदाज में पूरा डिटेल के साथ आपको करा दिया गया है आपके भाई सर्वेश के द्वारा। अगर आपको यह वीडियो मजेदार लगा है, आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और खुश रहिए और आबाद रहिए, और उम्मीद को बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।